नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत, उसके बाद महाराष्ट्र में और अभी हाल में दिल्ली में 3 लगातार जीत हुई हैं। 3 अलग-अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ सीटें बढ़ी हैं, वोट प्रतिशत बढ़ा है। झारखंड में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सत्ता में नहीं आई, ये एक अलग बात है। उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ है, उसमें से 8 सीटों पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विजय की पताका फहराई है और अखिलेश यादव केवल 2 सीटों पर सिमट गए, एक उनके घर की करहल और एक कानपुर की शीशामाऊ। 3 उनके कब्जे वाली सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा ली, हड़प ली। ये माहौल है जब हम बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं और चुनाव में बीजेपी, जदयू और उनके 3 दूसरे जो सहयोगी हैं, यानी कुल मिलाकर के 5 दलों का जो ये गठबंधन है, इसकी चुनावी तैयारियों की बात कर रहे हैं। हमने हरियाणा में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, दिल्ली में भी देखा। आरएसएस ने जम करके काम किया है, हर लेवल पर काम किया है और संभवतः उसी का नतीजा है कि जो टर्नआउट है वो भी बढ़ा है और जो नतीजे हमें देखने को मिले हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी के 3 और मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। हरियाणा में उनका पहले से मुख्यमंत्री था, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, वहां चेहरा बदला, लेकिन दिल्ली में तो विशुद्ध रूप से एक बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है और अरविंद केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाया है। सीधे जुड़ लेते हैं पटना से ही, और आज की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कल जेपी नड्डा पटना में लैंड करते हैं, सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है और सुबह ये सूचना आनी शुरू होती है कि राजभवन में शपथ समारोह की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और 7 नए मंत्री शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो इसके मायने क्या हैं और जो अभी 8 महीने 7 महीने शेष बचे हुए हैं चुनाव में, क्या अभी से वो सारी तैयारियां, सारी रणनीतियां शुरू कर दी गई हैं? तो पटना से जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित अभिषेक तिवारी। उनको जोड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओमकार सर, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जिस पृष्ठभूमि का और राजनीतिक सफलताओं का मैंने उल्लेख किया है, उसमें 1-2 बातें और जोड़ देता हूं, उसके बाद फिर माइक आपके पास। महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन, जिसमें करीब 65-66 करोड़ जनता ने गंगा मैया में आस्था की पावन डुबकी लगाई है। 1-2 घटनाएं हुई हैं, उनको लेकर के योगी जी ने बता ही दिया है सदन में कि जी, गिद्धों को लाशें ही दिखाई देती हैं और सुअरों को गंदगी ही दिखाई देती है। और जो सज्जन होते हैं उनको सज्जनता मिलती है, जो आस्थावान होते हैं उनको सुंदर व्यवस्थाएं मिलती हैं। पूरे देश में एक वातावरण दिखाई दे रहा है और केवल महाकुंभ में नहीं, हमने लगे हाथ अयोध्या में भी देखा है कि इस बीच 14 करोड़ ने रामलला के दर्शन किए हैं। हमने काशी विश्वनाथ में भी देखा है, यानी आस्था का एक सैलाब। और लोकसभा चुनाव में जो हिंदुओं में एक बंटवारा दिखाई दे रहा था, उसमें फिर से एकजुटता। ऐसे में जो बिहार की तैयारियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, आज कैबिनेट का विस्तार हुआ, ये तो हम सब जानते हैं और भाजपा के कोटे से 7 लोग शामिल हुए। ये मुझे लगा था कि 6 और 1 होगा, कम से कम 1 तो जदयू के लिए होगा। लेकिन चूँकि वो तो एक्सपेंशन नीतीश कुमार जी को ही करना है, जैसे करना है। अब
देखिए सर, तैयारी पूरी है और एनडीए सीट शेयरिंग के फाइनल स्टेज में है। मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है कि जो प्राइमरी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है। लेकिन कौन-सी सीट पर कौन लड़ेगा, इसके लिए भी तो कई राउंड की बैठक होनी है, मंथन होना है। लेकिन एक मोटा-मोटी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, वो मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करता हूँ कि 94 बीजेपी, 97 जेडीयू, 34 एलजेपी रामविलास पासवान, 7 जीतन राम मांझी और 9 जो फ़ॉर्मूला दिख रहा है, वो उपेंद्र कुशवाहा। अब इसमें 1, 2, 3, 4 कोई इधर के कोटे से उधर लड़ेगा, 1-2 बढ़ जाएगा, वो अलग बात है। पर मोटा-मोटी यही है। अब देखिए सर, क्या बात है इसमें? लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे होता है कि हर बार बीजेपी या एनडीए वो करने में कामयाब होती है जहां पर महागठबंधन नहीं है। देखिए, बीजेपी गठबंधन को लेकर के जितना सीरियस होती है और गठबंधन को लेकर के जितना सेक्रीफाइस करती है, वो माफ कीजिएगा, वो दिल कांग्रेस के पास तो कतई नहीं है। मैं इसके 2 उदाहरण देता हूं। लोकसभा चुनाव 2019 के समय जब बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा था, तो उन्होंने ऐसा नहीं था कि सीटें ऑफर नहीं की थी। उन्होंने 30-30 पर खुद को 35-35 पर खुद को लड़ा के 10 सीटें ऑफर की थी कांग्रेस को। बट कांग्रेस ने कहा कि कम से कम 21 तो दीजिए सीटें, क्योंकि 21 सीटों पे तो हम कम से कम जीते हुए हैं 2009 के चुनाव में। पहला। दूसरा, आपको दिखा होगा इसी बार महाराष्ट्र चुनाव के समय, जहां पे कांग्रेस ने स्पेशली उन सीटों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जहां पर एनसीपी बेटर परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं, हम भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपस में खींचतान इतनी बनी रही कि अंतिम मोमेंट तक सीट शेयरिंग हो गया, लेकिन कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, ये फॉर्मूला तय हुआ और अंततोगत्वा कांग्रेस के आगे एनसीपी भी झुकी और जो है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी झुकी। ये वाली स्थिति आपको हरियाणा चुनाव में देखी, जहां पे समाजवादी पार्टी को उन्होंने टके के भाव नहीं पूछा, मध्य प्रदेश में टके के भाव नहीं पूछा। पर बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों के साथ ऐसा नहीं करती, चाहे वो अजीत पवार के साथ हो या फिर शिवसेना जो इस वक्त है बीजेपी के शिंदे साथ जी। अलायंस में, शिंदे गुट। यहां भी वो अलायंस के पार्टनर्स का ध्यान रखते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक कांग्रेस और इनके बीच जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी को 3-4 चीजों पे और काम करना होगा। नीतीश कुमार जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से काफी एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है मुझे, और मैं जहां भी भ्रमण करता हूं वो है। उसका एक कारण है कि उनका जो एज है वो साथ नहीं दे रहा। लेकिन चूंकि अब निशांत आए हैं और निशांत ने कल भी ये बाइट दे दी थी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़े और जीते, एनडीए को ये घोषणा करनी चाहिए। अब मैं आपको याद होगा सर, मैंने ओशियन नेटवर्क पर जब लोकसभा चुनाव की बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि निशांत जी को एक है कुछ लोग जो ग्रूम कर रहे हैं राजनीतिक रूप से और वो दिखेंगे। और देखिए ये बात अब साबित हो रही है, जो मैंने 6-7 महीने पहले कही थी, किसी मीडिया हाउस ने वो बात नहीं की थी। क्यों? मैं जानता हूं कि निशांत की टाइमिंग क्या है और क्यों आना चाह रहे हैं, उसका भी एक वैलिड कारण है। इस समय बिहार के जो कुर्मी जाति, जिस जाति से नीतीश कुमार जी आते हैं, उनके अंदर एक द्वंद सा पल रहा है कि हमारा नीतीश जी के पास बाद नेतृत्व कौन करेगा। और उनको वो जो बेटे हैं नीतीश कुमार के, उनमें वो दिखती है, उनमें वो छवि दिखती है, वो काबिलियत उनको लगता है कि वो हमारा नेतृत्व कर सकते हैं। एक छोटा सा सर्वे भी हम लोगों ने कराया था, स्पेशली नालंदा नवादा साइड जाकर के, बिहार शरीफ जाकर के। उनका मानना था कि बिल्कुल उनको राजनीति में उतरना चाहिए और वो साथ देंगे। यानी एक प्लेटफॉर्म तो पहले से ही तैयार है, ऐसा नहीं है, वो लॉन्च हो सकते हैं, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जेडीयू में भी कई वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि अब उनके लॉन्चिंग का सही समय है। तो रामविलास पासवान जी के बेटे लॉन्च हो ही चुके हैं। चिराग पासवान आ चुके हैं। इसके अलावे आप देखिए, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव आ ही चुके हैं। नीतीश कुमार की जदयू की वो परिवारवाद की राजनीति है नहीं टेक्निकली, तो वो मंत्री वगैरह भले ना बने, लेकिन चुनाव लड़ने से तो रोका नहीं जा सकता अगर उनका मन होगा तो। तो ये तो एक बात है। अब इन सब के साथ बीजेपी पर जब बीजेपी बिहार में चुनाव कर लड़ने जाती है तो परिवारवाद पर जबरदस्त हमला बोलती है। ये वाला जो एक फैक्टर है, इस बार बीजेपी के हाथ से चला जाएगा। नहीं कर पाएगी, क्योंकि अलायंस के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर है
जेडीयू। दूसरा, बीजेपी को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है सर, वो किस तरफ करवट लेगा। इसलिए बीजेपी कहां जा रही है? बीजेपी जा रही है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बिहार के लिए काम हुआ है। देखिए, बिहार में अभी भी ये बड़ा मुझे अनफॉर्चुनेट लगता है कि बीजेपी के नेताओं के पास, बिहार बीजेपी के नेताओं के पास शायद उतनी राजनीतिक समझ नहीं है क्या? क्योंकि मखाना बोर्ड अपने आप में क्रांतिकारी योजना है। देखिए, इस वक्त बिहार का मखाना सर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोपियन कंट्री में न केवल एक्सपोर्ट होता है बल्कि बहुत अच्छे रेट पर मिलता है। इनफैक्ट दरभंगा के मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये सब नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही हुआ, मैं बता दूं। ये सब विजन जो है वो नरेंद्र मोदी जी का है। ये विजन इनके पास पहले क्यों नहीं था? वो सवाल आप कांग्रेस से पूछिएगा, राजद से पूछिएगा, क्योंकि राजद 15 साल सत्ता में रही और 2004 से 2014 तक कांग्रेस इनकी सहयोगी सेंटर सत्ता में थी। तो किसानों का भलाई, ऊपर से वो किसान सम्मान निधि जब देते हैं, तो जो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए काम किया है या बिहार को इतना ज्यादा पैसा दिया है, प्रोवाइड किया है, उस पर बीजेपी का फोकस है। और दिलीप जायसवाल पहले ही बोल चुके हैं कि यस, हम जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जी। अभिषेक जी, मैं जानना चाहता हूं और दर्शक भी जानना चाहते होंगे, जी। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि शरद पवार ना तो सेहरा सिर से उतारने को तैयार हैं, ना घोड़ी से नीचे उतरने को तैयार हैं, और यही हाल नीतीश बाबू का है। अभी जब हरियाणा में चीफ मिनिस्टर शपथ ले रहे थे, एनडीए के लगभग सभी घटक दलों के शीर्ष नेता वहां मौजूद थे, नीतीश जी। बाबू नहीं थे। बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पाए। अभी दिल्ली में सारे एनडीए के सहयोगी थे, इंक्लूडिंग चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, सभी थे। नीतीश बाबू फिर नहीं आए, उन्होंने ललन सिंह को और संजय झा को भेज दिया। आपका स्वास्थ्य अगर ये इस सब की इजाजत नहीं दे रहा है, तो घोड़ी पर चढ़े रहने की जिद क्यों है? और जबकि आप जानते हैं कि आप अब कमजोर कड़ी हैं, इतने लंबे समय से आप मुख्यमंत्री हैं, आप एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं गठबंधन पर, तो आप क्यों नहीं कहते आगे बढ़कर के कि साहब अब भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा दे? देखिए सर, इसके तो 2-3 प्रमुख कारण हैं। पहला तो कुर्सी और उसका उसकी माया, वो तो जीतन राम मांझी भी आपको मना सकती है। दूसरा कारण यह है कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्राई पहले नहीं किया था, लेकिन जो भी ट्राई किया उन पर उनको विश्वास नहीं रहा। आरसीपी सिंह को भी ट्राई किया था, उससे पहले और लोगों पे भरोसा वो जता चुके, पर वो ऐसा हुआ नहीं है। वो अपने कोर वोट बैंक को लेकर के बहुत डरे हुए हैं, वो चिंतित हैं। तो जदयू की लेगेसी कौन संभालेगा, इसको लेकर के एक उनके पास पेच फंसा हुआ है। दूसरी बात, अभी निशांत से एक पत्रकार ने पूछा था स्वास्थ्य को लेकर के कि तेजस्वी यादव ने हमला किया। बड़ा सुलझा हुआ राजनीतिक आंसर दिया मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं, पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है, मुझसे ज्यादा आपको थोड़ी ना पता होगा। अब एक बेटा ऐसे कह रहा है तो स्कोप बहुत कम बच जाता है लोगों के बीच। और वो फिर से कह रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में अगर विकास हुआ है तो आप सरकार चुनिए और ये सारी बातें। यानी जेडीयू को भी ये लगता है कि फेस तो नीतीश कुमार का इंपॉर्टेंट है, और लोकसभा में ये जो बीमारी की बात हो रही है वो तो लोकसभा में भी बात हो जानी चाहिए थी। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार के साथ एक अजीबोगरीब 17-18% का वोट शेयर चलता है, और वो वोट शेयर समय समय पर अपनी ही उपस्थिति हर चुनाव में, चाहे वो 2015 में राजद के साथ, अच्छा कमाल की बात है कि नीतीश कुमार का वोटर ट्रांजेक्शनल है। वो राजद के साथ भी जाता है तो पूरा शिफ्ट होता है, बीजेपी के साथ भी पूरा शिफ्ट होता है। मतलब इतना क्लेवर वोटिंग पैटर्न संभवतः देश में किसी राजनीतिक दल के पास नहीं हो कि जिस तरफ नीतीश जाएंगे उस तरफ उसका वोटर भी शिफ्ट हो जाता है। ये मैंने कहीं नहीं देखा। आप देखिए, शरद पवार के साथ ऐसा नहीं हुआ। शरद पवार का वोटर जो है वो इस बार विधानसभा चुनाव में चला गया अजीत दादा के साथ। शरद पवार अपने वोटर्स को नहीं बचा सके। उसी प्रकार से आप देखिए कि अगर
पिता की भी लेगेसी को देखें तो उद्धव ठाकरे अपने ही पिता की लेगेसी के द्वारा जो क्रिएट किया गया था एक वोट जो हिंदुत्व का वोट है, वो अपने साथ नहीं रख पाए, उसको उड़ा के लेके गए। आप देखिए विधानसभा में जिस प्रकार से जो महा विकास आघाड़ी जीती है, उससे यह भी तो साबित होता है कि शिवसैनिक मराठा वोटर जो है वो कंप्लीट बीजेपी के साथ गया, वरना इतना बड़ा जीत हो ही नहीं सकता। तो इन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए दो दो बार मैं बोल रहा हूं, इस बार 2024 में बहुत क्रूशियल इलेक्शन था और बिहार को आवश्यकता थी, एनडीए को आवश्यकता थी नीतीश कुमार के वोट की। वो वोटर जो 2015 के विधानसभा चुनाव में कंप्लीट लालू प्रसाद यादव के साथ गया, वो वोटर कंप्लीट बीजेपी के साथ गया और बीजेपी ने लोकसभा में अपनी बहुत शानदार उपस्थिति दर्ज कराई और एकदम पटना में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे कि टाइगर अभी जिंदा है नीतीश कुमार के लिए। तो कम से कम लोकसभा वाली परिस्थिति से आज के संदर्भ में अगर मैं तुलना करूं तो नीतीश बेहतर तो नजर आते हैं चाल ढाल में, क्योंकि यात्राएं तो लगातार कर ही रहे पिछले 2-3 महीने से, कुछ एक मौकों को छोड़ दे तो। दूसरी बात यह है कि जदयू में इस वक्त जो 4-5 बड़े नेता हैं, जैसे ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए, वो एक चीज जरूर चाहते हैं कि जदयू का अब वोटर जो है वो एकदम से एंटी राजद रहे, क्योंकि उनकी जो मूल विचारधारा है वो राजद के अगेंस्ट की है। तो ये अच्छा बिहार में भी बीजेपी करे तो क्या करे? आपने 10-15 वर्षों में सुशील मोदी तो चले गए, चलिए ठीक है, जो अब चले गए वो चले गए, किंतु क्या इस पूरे 15 साल में या जब से इवन मोदी जी आए 2014 से लेकर के 2025 आते आते आप ये तो कहेंगे कि 11 साल हो गए, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा या फिर मोहन यादव या फिर नायाब सिंह सैनी, उसका 10% के बराबर का एक मास लीडर बीजेपी में तैयार हुआ बिहार बीजेपी में, जो अपने पीछे 50,000, मैं ज्यादा नहीं बड़ी बात कर रहा हूं, 50,000 लोगों की भीड़ अपने पीछे अपने बूते पे बुला सके एक रैली में। नहीं, ये ऐसा तो संकट नहीं। तो कई राज्यों में है कि ये संकट कई राज्यों में है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी था, कई राज्यों में ये संकट रहा है, लेकिन वहां मोदी का जलवा चलता है फिर। तो यहां भी चलेगा। यहां मोदी जी के साथ देखिए, यहां पर बिहार के अंदर एक अच्छी बात क्या है कि मोदी जी का भी चलेगा प्लस योगी जी का भी चलेगा, तो यहां डुअल जलवा चल जाता है, तो चलेगा वो। एक बात ये बताइए, अभी आपने बताया कि संभवतः ये प्रस्तावित संख्या होगी सीटों की विधानसभा में। हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो 75 प्लस जो है सीटें जीत जीत गई थी और जदयू जो है वो 50 की संख्या भी छू नहीं पाया था। ऐसे में जदयू का ज्यादा विधानसभा सीटों पर दावा करना कहां तक न्याय उचित है? देखिए सर, इसके कारण है, अगर हम 2020 के चुनाव को एनालाइज करें तो जदयू जितने सीटों पर लड़ी थी उतने ही सीटों पर चिराग पासवान के कैंडिडेट खड़े थे और चिराग पासवान को लगभग 8% मत मिले और वो 8% मत हर जगह जदयू के ही कैंडिडेट से डिवाइड हुए। आप देखेंगे चिनारी में आप देख लीजिए, करहगर देख लीजिए, आप सासाराम सीट देख लीजिए, आप डेहरी सीट देखिएगा, तो आप देखेंगे कि लोजपा ने जितना डेंट किया उतने ही मत से लगभग लगभग जदयू हारी है। वो चुनाव आपको जहानाबाद में दिखेगा, वो चुनाव आपको गया वाला दिखता है, इसके अलावा वो आपको ऐसे लगभग 50 सीटें हैं जहां पर जदयू हार गई उसके कारण, और इसमें कोई शक नहीं। अभिषेक जी, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, पिछले मैं 1 मिनट का वो कंप्लीट कर लूं, नहीं तो कंफ्यूजन जारी रहेगा। अब आप हम्म। देखिए कि 132 सीटें और वो चिराग पासवान का 8% वोट माइनस होने के बाद भी आप कल्पना कर सकते हैं सर, उस नंबर ऑफ सीट में चिराग पासवान और क्योंकि चिराग पासवान को जो वोट मिला वो सिर्फ चिराग पासवान का नहीं था, वो एंटी नीतीश या प्रो बीजेपी वाले कुछ लोगों को लगता था कि यही टाइम है, अगर चिराग बाद में जीत गया सीटें और बीजेपी का नंबर ज्यादा रहा तो बाद में हम बार्गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 8% सर अगर वो ऐड होता 132 के नंबर पर, रिजल्ट कहां जाता? 180 190 जाता। मैं मैं ये दूसरी कहना बात चाहता कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जी। कि इससे पहले के दो विधानसभा चुनाव अगर देखें तो बिहार में जदयू 115 सीटों पर खड़ी थी, 115 से खिसक करके फिसल करके 71 सीटों पर आ गई।
ठीक। तब तो चिराग पासवान या उनका कोई मसला ही नहीं था। फिर 71 से सीधे 43 सीटों पर आ गई। तो एक डिक्लाइन हमें दिखाई दे रहा है, नहीं, चुनाव दर चुनाव। ये भी हाफ पिक्चर है सर, इसलिए क्योंकि 115 सीट कैसे जीतती, जब वो 2015 में भी जब आरजेडी कांग्रेस और ये साथ साथ लड़े थे तो 43 पर कांग्रेस लड़ी थी, 100 सीट पर ही जदयू लड़ी थी टेक्निकली। तो 100 में से अगर 71 सीट जीती है तो हम लोग जिस पिक्चर को देख रहे हैं वो टेक्निकली सही नहीं है। हमको ये देखना है कि इवन लोकसभा में भी 2025 में जब कंप्लीट अलायंस इंटैक्ट रहा तो क्या जदयू की सीटें कम हुई बीजेपी से? हमको तो देखिए, दोनों तरफ से हम पिक्चर को तो क्लियर देखेंगे ना कम से कम। मैं जदयू का, आप जानते हैं मैं नीतीश कुमार और जदयू का बिल्कुल प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन जो डिक्लाइन वाली बात हो रही है वो टेक्निकली सही नहीं है। क्योंकि मैं उन समाज के लोगों के बीच आज भी जाता हूं जिन्होंने 2015 में या 2019 में या 2020 में या 2024 में वोट दे। ये अलायंस कितना खतरनाक है सर, अगर थोड़ा इधर उधर नहीं होता है तो आप देखिए, आउट ऑफ 40 सीट्स इन 2019 इलेक्शन दे वॉन 39। ये और वो भी किशनगंज हारे मात्र 25,000 वोट से। तो राजद और कांग्रेस को ये पता है कि अगर ये वर्तमान अलायंस ऐसे ही इंटैक्ट रहा तो हमारे पास चांसेस बहुत कम ही नहीं है, हम सिमट जाएंगे बिहार के अंदर। जी। पर ये मसला बिहार वाला महाराष्ट्र से ज्यादा पेचीदा है। वहां तो चलो भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें जीत आई, और शिंदे साहब जो है 57 सीटों पर खड़े थे, तो वहां तो आसानी से देवेंद्र फडणवीस बन गए। हालांकि झटक जोड़े वहां भी हुए, वो भी जाकर के गाल फुला करके अपने गांव में लेट गए थे और इंतजार करवा दिया 10-12 दिन। पर यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार भी आगे बढ़ानी है नरेंद्र मोदी को, और जदयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उनको जरूरत भी है, नीतीश बाबू की भी जरूरत है। तो यहाँ थोड़ा सोच समझ करके, फूंक फूंक करके आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अब आपने जो 54 और 94 और 97 का आंसर खुद ही दे दिया। ये बीजेपी का दिल इतना बड़ा इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दिल बड़ा रखना है। और देखिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी अगर एक तरफ से चाहते और दूसरी तरफ से वैसे रिएक्शन नहीं आते तो आप कह सकते थे कि हाँ, वन वे चल रहा है। वक्फ बोर्ड पर जिस प्रकार के ललन सिंह ने जो लोकसभा में स्पीच दिया, या संजय झा ने जिस प्रकार से सोनिया गांधी पर फ्री कश्मीर वाले इशू को लेकर के एकदम विथ नेम और ये सारी चीजें अटैक की, इनफैक्ट वो पूरा कांधार हाईजेक से लेकर के जो रोल को लेकर के, ये बताता है कि जदयू उस रोल में न केवल आगे निकली है बल्कि वो मान के चल रही है कि हम सोनिया गांधी पर पर्सनल अटैक इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा आने के टाइम और आगे जो है हम इंटरेस्टेड भी नहीं है, वो जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ना है। और नीतीश जी के जाने के बाद कौन कौन आगे जाएगा, वो जो इस समय जदयू को आगे बढ़ रहा है। तो इस समय जदयू में कई ऐसे नेता हैं जिनका यह मानना है कि लॉन्ग टर्म में बीजेपी के साथ अलायंस जदयू के लिए बिहार में और सेंटर में दोनों जगह रास्ते न केवल ओपन करेंगे बल्कि पोस्ट भी आपको मिलेगा। तो ये जो विन विन सिचुएशन, अच्छा इसके अलावा उनको यह भी पता है कि जब 2025 में हम सरकार अगर बना लें तो जदयू अपर हैंड में तो रहेगी रहेगी, लेकिन ये जो इतने बजट के लगातार पैसे सैंक्शन हो रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत रखने के लिए इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? दूसरी तरफ तो कोई ऑफर है नहीं ना, और अगर वो सरकार आ भी गई तो उनको पता है कि सेंटर में तो इनकी सरकार है और 12-13 सीटों से कुछ ऐसा नहीं हिल जाना कि एकदम चमत्कार हो जाएगा, वो नहीं होना है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक डेडली कॉम्बिनेशन की तरफ बना रही है। वनिस्पत आप ये देखिए कि आज के संदर्भ में मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि अभी जो हमको महागठबंधन दिख रहा है ये वही होगा। उसका कारण है सर, अभी आपने एक उड़ती उड़ती खबर सुनी होगी कि कन्हैया कुमार फिर से उनकी तमन्ना जगी है कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे। आप बताइए सर, आप लालू प्रसाद यादव होते और आपका बेटा तेजस्वी यादव होता तो आप कन्हैया कुमार के बिहार में चुनाव लड़ने की बात को लेकर के आप कांग्रेस के साथ अलायंस जारी रखेंगे?
ये जानते हुए कि कन्हैया अगर राजनीति में आ गया, बिहार की राजनीति में, तो तेजस्वी यादव उनके आगे नहीं टिकेंगे। तो सब कुछ बिल्डअप तो उसी के फ्यूचर के लिए हो रहा है। ये बताइए, सीटों की हम पेचीदगियाँ और दूसरे तमाम आयामों पर इधर तो बात कर रहे हैं बीजेपी जदयू को लेकर के, लेकिन उधर जिस जो अभी आपने टच किया है, 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में आरजेडी ने दे दी थी। उनमें से 19 जीत पाई थी कांग्रेस पार्टी। इतनी सीटों का नुकसान इस बार आरजेडी करेगी क्या? मैं 70 सीटों के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन बताता हूँ। कांग्रेस के इस वक्त बिहार में एक बहुत बड़े लीडर हैं। उनसे मेरी 4-5 दिन पहले ऐसे ही चूँकि ऑफ़िस सब पास में ही होता है, तो मिलते-जुलते पता ही हो जाता है। अच्छा, मुझे उस बात से कहने में गुरेज नहीं है, चूँकि वो भी तिवारी जी में ही एक आते हैं, तो उन्होंने पूछ लिया हाल-चाल, का हो, मतलब टेक्निकली जो भोजपुरी में होता है, का हो बीजेपी के क्या हाल चल रहा है? तो मैंने ही पूछ लिया कि आप लोग का क्या प्लान है? तो बोले 70 सीट तो कांग्रेस लड़ेगी ही लड़ेगी, उसमें क्या डाउट है? राहुल जी से मैनेज करेंगे, और हमारे पास तो अब सीमांचल में दबाव डालने के लिए पप्पू यादव है। तो हम पूछ लिए उनसे कि ये कन्हैया कुमार वाली न्यूज़ कितनी ये लग रही है? तो बोला अभी तो एनएसयू आई है, लेकिन वो इंटरेस्टेड है, वो लगातार वो दबाव बना रहा है, और चूँकि वो राहुल गांधी के खेमे का है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो सुनेंगे राहुल गांधी, वो हो सकता है चुनाव लड़वा ही दे। तो मैंने बोला कि अगर वो चुनाव अगर लड़ते हैं तो ये स्थिति है। अच्छा, अगर 70 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, तो सर पिछले चुनाव में और इस चुनाव में एक अंतर है। पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए में थे, इस बार वो महागठबंधन में है। ये कैसे होगा फिर? तो लेफ्ट तो अपनी सीटें कम करेगी नहीं, तो क्या राजद अपने कोटे से सीटें दे करके उनको डिप्टी सीएम बनाने का प्रॉमिस कर रही है? और कांग्रेस ऑलरेडी 2 डिप्टी सीएम का डिमांड कर रही है। तो अभी तो खैर खिचड़ी बनी नहीं है, अभी तो बिरबल की खिचड़ी काट की हांडी चढ़ी नहीं है। लेकिन आप देखिए सर कि महागठबंधन से इस वक्त 3 डिप्टी सीएम के पहले ही दावेदार है। अच्छा, इस बार कह रही है लेफ्ट की चूंकि हमारा स्ट्राइक रेट बेटर था, तो हमें कांग्रेस से अधिक सीटें चाहिए। चलिए ये भी मान लिया। तो 70 सीट अगर कांग्रेस लड़ती है, चलिए मान लिया कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके 50 पे आती है, और कह रही है लेफ्ट की हमको तो ज्यादा चाहिए उनसे, क्योंकि मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा है, और ये फैक्ट भी है। तो 50 सीट पर वो फिर कहेंगे मुकेश सहनी 25 सीट तो हमको दो, तो 50-50 100 और 25 125 हो गए। तो क्या राजद 120 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और 120 सीट पर अगर चुनाव राजद लड़ेगी, और ये एक फ्रेम होता है, हालांकि अभी इनके चचा भी जा रहे हैं, चिराग पासवान के चचा का भी आज है कि हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, बट ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो सर एक भविष्यवाणी सुनिए सर, अगर ये फॉर्मेशन होता है, तो पूरा महागठबंधन 60 से 70 सीटों के बीच सिमटेगा, और एनडीए कम से कम 170 180 के नंबर को अचीव करेगा सर। आज अगर का ये जो मैं मंत्रिमंडल विस्तार देख रहा था, जी तो पिछली बार जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5-6 सीटें जीत ली थी, उस जी, पूरे सीमांचल को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है। अगर आप साहेबगंज की देखें, अमौर देखें, तो ठीक है, लेकिन सीमांचल में अगर आप लोकसभा के संदर्भ में देखें, तो परफॉर्मेंस इतना खराब रहा नहीं है सर। भागलपुर कौन जीता? एनडीए जीता। अररिया एनडीए जीता। मधेपुरा एनडीए जीता। अगर आप देखें शाहाबाद प्रमंडल से अगर कंपेयर करें, तो सीमांचल में, अच्छा उसका एक और कारण है सर, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों से बिहार का मुसलमान इस मामले में, क्योंकि जेडीयू का फैक्टर है, वो थोड़ा अलग चलता है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि यहां मुसलमानों के एक सेगमेंट को लगता है कि देख भाई, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एनडीए में जेडीयू है या नहीं, मतलब यह है कि जदयू तो जदयू है, वो राजद के साथ भी जाए या बीजेपी के साथ जाए, हमारा तो वो हित रखती है, और आज बीजेपी के साथ है, कल वो राजद के साथ भी जा सकती है। तो हमारा जदयू से कोई बैर नहीं है, हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, मगर जदयू जिन जिन सीटों पर खड़ी है और मजबूत खड़ी है, वो जो जदयू का मुसलमान है वो उनको वोट कर देता है। इसी कारण से अचानक से आपको ये इंबैलेंस दिखता है, लेकिन विधानसभा में तो चमत्कार होगा इस बार इस सेक्शन में। और ये क्यों होगा, इसका कारण है, विधानसभा में बीजेपी को मुसलमान वोट दे ना दे, लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, वो जदयू
असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक और प्लेयर आया है जो केजरीवाल से बड़ा मुसलमान हो सकता है, वो है प्रशांत किशोर। क्योंकि जिस प्रकार से मुसलमानों का एक देखिए जो वोट मिल रहा है, वो मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि यूं ही मिल रहा है, उसके पीछे मेरे कारण हैं। और मैं आपके दर्शकों को कहूंगा कि एक बार आंख बंद करके आम आदमी पार्टी के झंडे की तरफ देखें, एक बार आंख बंद करके जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनके झंडे को देखें, और अब फिर से आंख बंद करें और प्रशांत किशोर के झंडे को देखें। अगर आपको कलर कोड की कुछ सिमिलरिटी नजर आती है तो आपको समझ में आएगा कि ये वोटिंग भी क्यों ऐसे जा रहा है, वो मैसेज कहां जा रहा है। ये बताइए आखिर में, आज महाशिवरात्रि के पर्व के साथ महाकुंभ का समापन हो गया है, जी। लेकिन अगर देश भर से 65-66 करोड़ जनता वहां पहुंची है, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा बिहार का भी है। प्रधानमंत्री जब भागलपुर में थे तो उन्होंने महाकुंभ की भी चर्चा की थी, बिहार के आस्थावानों की भी चर्चा की थी। अभी चुनाव में 7-8 महीने का समय है। क्या तब तक इसका असर रहेगा? और जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, हमने हरियाणा में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने दिल्ली में देखा, हिंदुओं की, सनातनियों की एकजुटता फिर से हमें दिखाई पड़ रही है। और जो एक अपमानजनक बयानबाजी की जाती है, मुझे लगता है कि उसका भी एक तरीके का प्रतिकार किया जा रहा है, डुबकी लगा करके या एकजुटता दिखा करके। तो ये बिहार में इसका असर दिखाई देगा क्या वोटिंग ट्रेंड पे? अब मेरी अगर माने तो मुझे अभी तो 6 महीने चुनाव में है, 7 महीने तो नहीं, क्योंकि अक्टूबर में तो चुनाव होगा और नवंबर में रिजल्ट हो जाना है। तो फरवरी ये समाप्ति हो गया, तो 6 महीने मात्र बचे हैं और बिहार में चुनाव सर 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। तो मोदी जी ने बिगुल फूंक भी दिया कल। देखिए महाकुंभ में जाने की बात को लेकर के अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे अधिक लोग, चूंकि अगर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार का लगभग 60-70% आबादी कुंभ में गया है। और जो जो कुंभ में गए हैं और कुंभ के प्रति जिस प्रकार की बयानबाजी है लालू प्रसाद यादव, ये ऐसा नहीं है कि खाली चला जाएगा। दूसरी बात, बिहार के लोग आस्थावान तो हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप देखें वर्स्ट केस सिनारियो, नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, जब जदयू आरजेडी अलग अलग लड़ी थी और बीजेपी अलग लड़ी थी, उसके साथ एलजेपी का गठबंधन था, लोकसभा 2014 की बात कर रहा हूं, 31 सीटें बिहार की जनता ने मोदी जी को दी है। यह बताता है कि अपने आप में मोदी जी के प्रति बिहारियों के मन में क्या है। एनडीए स्ट्रगल बिहार में तब करती है जब यह चुनाव मोदी जी का नहीं होता है, वरना 39 सीटें मिलना 40 में से, ये इस प्रकार के स्टेट में सरप्राइजिंग है। लोग, कई पॉलिटिकल पंडित एकदम ध्वस्त हो गए थे 2019 में, 2019 के चुनाव में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। अगर इस बार भी अगर आप देखें तो बिहार ने जो लोकसभा में रिजल्ट दिया बिखराव के बावजूद, सरप्राइजिंग था लोगों के लिए। कई लोग, पॉलिटिकल पंडित, फिर से समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा है। उसका एक कारण है, कभी हम लोग रैंडमली गरीब, ओबीसी, मैं यादव माइनस करके बोल रहा हूं, उन गांवों में जाके पहुंची और मोदी जी के बारे में चर्चा कीजिए कि मोदी जी का इमेज क्या है। वो आंख बंद करके दो चीजें जरूर मोदी जी के बारे में बोलता है, मोदी जी करप्ट नहीं है। और बिहारी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, चाहे वो कहीं किसी स्टेट में रहे, वो एक लेबर क्लास का भी आदमी हो मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। वो एक बात कहता है, लोकसभा में हमको मोदी जी क्यों चाहिए, तो मोदी जी बहुत ऑनेस्ट नेता है, ईमानदार नेता है। तो जो लोग करप्शन का एलिगेशन मोदी जी पर लगाते हैं ना, उनका इमेज दिन प्रतिदिन डाउन होता जाता है। और इसीलिए मोदी जी चाहते हैं कि उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में बढ़े। दूसरी बात, हाँ, वो उनका उनका यूएसपी है। दिल्ली दिल्ली में नतीजा देख लिया, केजरीवाल ने गलती की इस बार और चारों खाने चित हो गया। पहली बार देखिए केजरीवाल ने, हम लोग जब बात कर रहे थे दिल्ली के चुनाव में, तो बात कर रहे थे कि मोदी के ऊपर वो अटैक नहीं करता था, लेकिन जब उसने बोला कि मोदी जी आप 7 जन्म में नहीं हरा पाएंगे, दैट वाज हिज ब्लंडर। तो ये एक चीज है। दूसरी बात क्या है कि मोदी जी को लेकर के प्यार इसलिए भी क्योंकि उन्हें लगता है कि एक सेगमेंट है जिसके बारे में इस देश में किसी ने नहीं सोचा, वो मोदी जी ने सोचा। गरीब के लिए आवास,
गरीब के लिए शौचालय और गरीब के लिए भोजन का पक्का व्यवस्था करना, हर आदमी के लिए 5 केजी। अब क्या होता है ना सर, बिहार वैसा स्टेट नहीं है जिसकी पर कैपिटा इनकम पंजाब की तरह या तमिलनाडु या कर्नाटका के लोगों की तरह हो। बिहार एक बहुत अलग तरह का स्टेट है। तो यहाँ पर एक तबका है जो 1 डेढ़ करोड़ की आबादी है, जिसकी जनसंख्या है। उसको मोदी जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बुरा कोई ना माने, लेकिन अपने लिए पालनहर्ता, पालन करता ही नज़र आता है। अब इसको आप जिस दृष्टि से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझें। जी। अभिषेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। नमस्कार। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।